जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास अक्सर जीतने वालों द्वारा लिखा जाता है। इसकी वजह से कई महान हस्तियों की कहानी गलत तरीके से बताई गई है और पौरव साम्राज्य के राजा पोरस इसका एक उदाहरण है। उन्हें अक्सर सिकंदर महान की विजय की बड़ी कहानी में एक छोटे से हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों पर करीब से नजर डालने से एक अलग कहानी सामने आती है, पोरस की वीरता, रणनीतिक प्रतिभा और अदम्य भावना की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताया और याद रखा जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से सिकंदर के भारत पर आक्रमण की कहानी पर पश्चिमी दृष्टिकोण का दबदबा रहा है। ये विवरण अक्सर पोरस को एक पराजित राजा के रूप में चित्रित करते हैं जो सिकंदर की ताकत के आगे झुक गया। यह एक जटिल ऐतिहासिक घटना का बहुत ही सरलीकृत रूप है। पोरस एक शक्तिशाली राजा था जिसने एक समृद्ध राज्य पर शासन किया। वह अपने साहस, सैन्य कौशल और न्याय की मजबूत भावना के लिए जाने जाते थे। झेलम का युद्ध, जहां पोरस और सिकंदर आपस में भिड़े, मैसेडोनियन राजा के लिए सीधी जीत नहीं थी। यह एक भयंकर और खूनी लड़ाई थी जहां पोरस की सेना ने संख्या में अधिक दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध हाथियों का उपयोग पोरस की रणनीतिक कुशाग्रता का प्रमाण सिकंदर के सैनिकों के दिलों में भय पैदा करता था और युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पोरस की अवज्ञा की भयावहता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सिकंदर के आक्रमण के दौरान प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जाना होगा। राज्यों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल को समझना सामने आई घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। जब सिकंदर ने भारत पर अपनी नजरें गड़ाईं, तो यह जीतने के लिए तैयार एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था। इसके बजाय उसे कई राज्यों में विभाजित एक भूमि मिली, जिनमें से प्रत्येक की अपनी महत्वाकांक्षाएं और गठबंधन थे। सिकंदर के अभियान की गतिशीलता को आकार देने में इस विखंडन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से उत्तर भारत राजनीतिक साजिशों का अड्डा था। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख राज्यों का दबदबा था। तक्षशिला, जिस पर राजा आम्भी का शासन था, चेनाब नदी के किनारे पोरस का अपना राज्य, और अभिसार, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ। ये राज्य हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंधों में नहीं थे। तक्षशिला के राजा आम्भी, जो पोरस के साथ लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता रखते थे, ने सिकंदर के आगमन में एक अवसर देखा। उसने मैसेडोनियन राजा के साथ खुद को मिलाने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। हालांकि यह गठबंधन आम्भी की ओर से एक गलत अनुमान साबित हुआ। सिकंदर, हमेशा महत्वाकांक्षी विजेता का क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष में मोहरा बने रहने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर अभिसार ने तटस्थता का रास्ता चुना, दूर से ही घटनाओं को देखना पसंद किया। यह निर्णय कई भारतीय राजाओं के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो खुद को ऐसे संघर्ष में शामिल करने से सावधान थे जो आसानी से उल्टा पड़ सकता था। पोरस के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए यह जटिल राजनीतिक परिदृश्य आवश्यक है। वह केवल एक विदेशी आक्रमणकारी का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि बदलते गठबंधनों और प्राचीन प्रतिद्वंद्विता के जाल से गुजर रहा था। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया हाइडस्पेस का युद्ध राजा पोरस और सिकंदर महान दोनों की क्रूरता और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। यह मुठभेड़ केवल सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि बुद्धि की लड़ाई थी, जहां प्रत्येक शासक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। सिकंदर अपनी सैन्य प्रतिभा के अनुसार युद्ध के मैदान में एक दुर्जय सेना के साथ पहुंचा। उसकी सेना, जिसमें अनुभवी मैसेडोनियन और ग्रीक सैनिक शामिल थे, अपने अनुशासन और उन्नत हथियारों के लिए प्रसिद्ध थी। ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क ने सिकंदर की सेना का वर्णन 20,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवार सेना के रूप में किया है, जो पोरस की सेना से काफी बड़ी थी। हालांकि पोरस के पास एक गुप्त हथियार था, युद्ध हाथी, कवच से सजे और अपनी पीठ पर धनुर्धारियों और भाला फेंकने वालों के चबूतरे लिए। ये विशालकाय जीव सिकंदर के सैनिकों के दिलों में दहशत पैदा करते थे। ग्रीक इतिहासकार कर्टियस और डायोडोरस पोरस के युद्ध हाथियों के कारण हुए आतंक के विशद विवरण प्रदान करते हैं। कर्टियस हाथियों के युद्ध के बहरेपन का वर्णन करता है, जिसने सिकंदर के सैनिकों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। दूसरी ओर डायोडोरस इन शानदार जानवरों के विशाल क्रूर बल पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वर्णन करता है कि कैसे उन्होंने मैसेडोनियन सैनिकों की पूरी इकाइयों को रौंद दिया और रथों को खिलौनों की तरह फेंक दिया। युद्ध हाथियों का प्रभाव निर्विवाद था। उन्होंने सिकंदर की युद्ध संरचनाओं को बाधित कर दिया, जिससे उनके रैंकों में अराजकता और भ्रम पैदा हो गया। हाथियों की उपस्थिति ने सिकंदर के घुड़सवार सेना की प्रभावशीलता में काफी बाधा डाली, जो खुले युद्ध का आदी था।
चौथा भाग, परिणाम, सिकंदर का नुकसान और शांति संधि। हाइट स्पेस की लड़ाई हालांकि अक्सर सिकंदर के लिए एक निर्णायक जीत के रूप में चित्रित की जाती है, वास्तव में बेस्टन में एक पायरिक जीत थी। पोरस की सेना को वश में करने की कीमत अधिक थी और मैसेडोनियन राजा को काफी नुकसान हुआ। E.W. बज अपने ऐतिहासिक खातों में उस भारी नुकसान पर प्रकाश डालते हैं जो युद्ध ने सिकंदर की घुड़सवार सेना पर डाला था। उसकी सेना की यह शाखा उसके बिजली की तेजी से युद्धाभ्यास और फ्लैंकिंग हमलों के लिए महत्वपूर्ण पोरस की सेना के साथ मुठभेड़ से गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। हाइट स्पेस में हुए नुकसान और उसके सामने आने वाले भयंकर प्रतिरोध ने सिकंदर को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, यह महसूस करते हुए कि पूरे भारत को वश में करना एक कठिन काम होगा, जोखिम से भरा होगा और ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होगी जो वह वहन नहीं कर सकता। सिकंदर ने एक अलग रणनीति चुनी। सिकंदर ने आश्चर्यजनक घटनाक्रम में पोरस के साथ शांति के निवेदन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अकेले यह कृत्य उस सम्मान के बारे में बहुत कुछ बोलता है जो सिकंदर अपने धूर विरोधी पोरस के लिए रखता था। यह पोरस की ताकत की स्वीकृति थी और उस भयंकर प्रतिरोध की निहित मान्यता थी जिसका सामना उसे पूर्व की ओर अपना अभियान जारी रखने पर होने की संभावना थी। पोरस ने भी प्राचीन भारतीय क्षत्रिय आचार संहिता का पालन करते हुए, जिसमें कहा गया था कि एक सच्चा योद्धा आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मन को छोड़ देता है, सिकंदर के शांति प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। यह निर्णय, जिसे अक्सर कमजोरी की निशानी के रूप में गलत समझा जाता है, पोरस के अपने सिद्धांतों के पालन और रणनीतिक कूटनीति की उनकी समझ का प्रमाण था। सिकंदर ने पोरस से प्रार्थना की, श्रीमान पोरस, मैंने आपकी वीरता और सामर्थ्य के साथ आपके आधिपत्य को भी स्वीकार कर लिया है। मैं नहीं चाहता मेरे सारे सैनिक अकाल ही काल के गाल में समा जाएं। मैं इनका अपराधी हूं। यह बात किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक विदेशी द्वारा कही गई है। सिकंदर के हार स्वीकार करने के बाद पराजित सेना और उसके सम्राट को उत्तर मार्ग से जाने की अनुमति दी गई। विवश और पराजित सिकंदर को उस खूंखार जनजाति के कबीले वाले रास्ते से जाना पेडीडा, जिनके आक्रमणों से वह इतनी शारीरिक रूप से घायल और मानसिक रूप से इतना टूट गया कि अंत में प्राण त्याग दिए। सिकंदर के इतिहास को जानने के लिए यूनान के इतिहास को जानना आवश्यक है, न कि वैचारिक लंपटता और चारित्रिक दासत्व से प्रेरित वामपंथियों का लिखा इतिहास। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर केपटन शशिभूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें। पैट्रियट्स फोरम में हम प्रयासरत हैं कि इतिहास के कुछ पन्नों को जो जानबूझकर छुपा दिए गए या फिर स्मृति दोष के कारण हमने विस्मृत कर दिया, उनको पुनः प्रकाश में लेकर आए, ताकि भारतीयों को अपनी अस्मिता, अपनी मान्यता व पुरातनता पर गया और गर्व हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके लिए प्रेरित करें।